बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ना है और दूसरे पार्ट में हमें नेटवर्किंग। स्क्रिप्टिंग यानी कि जो भी इसका पार्ट होगा उसमें हमें जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म्स, स्टेटमेंट्स, एजेक्स, ये सब पढ़ना है। और नेटवर्किंग के अंदर हमें ये TCP IP और URL कनेक्शंस पढ़ने हैं। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इट मेनली यूज टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव। ये क्या करता है? हम इसका मेनली यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा वेब पेज है वो इंटरेक्टिव हो सके। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड पॉइंट ये होगा कि वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है और ये लाइट वेट होता है और हम इसका कॉमनली यूज़ अपने वेब पेजेस में करते हैं। और हम इसका यूज़ किसके साथ करते हैं? हम ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर देंगे। हमें उसके लिए क्या नीड होगी? HTML और CSS कोड की नीड होगी। उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स को कंप्लीट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करते हैं। इट रन्स डायरेक्टली इनसाइड द वेब ब्राउज़र। ये डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में रन हो जाता है। इट कैन चेंज कंटेंट ऑन ए वेब पेज विदाउट रिलोडिंग इट। ये क्या करेगा? ये कंटेंट को चेंज कर देगा बिना उसे रिलोड किए हुए। अगर हमें कोई भी कंटेंट चेंज करना है तो उसको ये चेंज कर देगा, उसे नीड नहीं होगी कि वो रिलोड कर सके। और ये किसके साथ वर्क करता है? HTML और CSS के साथ करता है, टू बिल्ड कंप्लीट वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। देन आता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे पास जावा भी और जावास्क्रिप्ट भी है। तो ये क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में कि जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस बताना है, वो क्या होता है। तो ये हमें सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों सेम हो, लेकिन ये सेम नहीं होते हैं। इनमें कुछ की डिफरेंसेस होते हैं, वो देखते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस जावा और जावास्क्रिप्ट में, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट डिफरेंस ये। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या हो गई? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई। इट इज़ यूज फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। हम जावा का यूज़ किस लिए करते हैं? बैक एंड डेवलपमेंट में हम जावा का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रंट एंड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावा जो है वो JVM पे रन होते हैं, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन पे, लेकिन ये किसी भी ब्राउज़र पे रन हो सकती है। और ठीक है, कौन सी? जावास्क्रिप्ट। जावा किस पे रन होती है? JVM पे, लेकिन ये किसी भी वेब ब्राउज़र पे हम रन कर सकते हैं, जैसे क्रोम हो गया, इन सब पे हम रन कर सकते हैं। जो जावा है इसका जो सिंटेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल होता है और ईजियर टू लर्न होता है, यानी कि हम उसे इजीली लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका कि जो जावा है उसका एग्जीक्यूशन वो फास्टर होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का एज़ कम्पेयर टू जावा जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है? वो स्लोअर होता है। तो 5 पॉइंट्स हो गए, हम ये लिख के आ सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सेकंड पॉइंट ये पढ़ा कि हम इसको मेनली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम किसी भी वेब ब्राउज़र पर रन कर सकते हैं। और जो इसका सिंटेक्स होता है वो सिंपलर होता है और ईजियर टू लर्न होता है। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट का? जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स दैट आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट। जो भी स्क्रिप्ट के अंदर आएगा वो सब किसका कोड होगा? जावास्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का एक ओपनिंग टैग होगा, ओपनिंग टैग से स्क्रिप्ट के अंदर होगा, फिर क्लोजिंग टैग होगा स्क्रिप्ट का, और इसके अंदर क्या आएगा? हमारा पूरा JS। ठीक है, अब इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर क्या कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। हम सबको पता है, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्सप्लेन भी किया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वही होती हैं जो हमें डिसीजन, जिसके थ्रू हम अपने कोड में डिसीजन लेते हैं, जैसे इफ एल्स हो गए, ये सब क्या है? कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस में हमें अपना कोड टर्न कराना है, डिसीजन दिलवाना है। तो कितने टाइप्स की होती है कंडीशनल स्टेटमेंट? फर्स्ट होता है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ और कंडीशन होगी और क्या होंगे? कर्ली ब्रेसेस होंगे। इसके अंदर जो भी कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रन होगी। इसका सिंटेक्स होता है ये रन से ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ ए कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये कोड को क्या करेगा? रन करेगा।
फिर आता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, जो हमारा इफ़ में हमने कंडीशन दी थी अगर वो फॉल्स हो गई तो वो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला कोड। देन आता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम रन कराते हैं स्विच स्टेटमेंट को। हम एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले इफ़ का देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट, जैसे हम उसमें इंट में लेते थे वैल्यूज़ को, तो हम इसमें क्या लेंगे, जावास्क्रिप्ट में लेट एज क्या हो गई 18। अब हम कंडीशन देंगे अगर एज 18 से ग्रेटर दैन है और इक्वल्स टू है, तब वो क्या प्रिंट करे, यू आर एन अडल्ट। तो देखो यहाँ पे 18 थी तो एज ट्रू है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 18 है दे रखी है, गिवन है 18, तो 18 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर एन अडल्ट। अब आती है एल्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ के अंदर लेट एज इक्वल्स टू 16, 16 है, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तभी वो प्रिंट करे यू आर एन अडल्ट, नहीं तो वो क्या प्रिंट करे, अगर स्मॉल है तो यू आर ए माइनर। तो अब क्या होगा, हमने देखी एज कितनी है 16, तो कंडीशन फॉल हो गई, 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, कंडीशन फॉल्स। इफ लूप की जगह किस में आएगा, एल्स स्टेटमेंट को ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, यू आर ए माइनर। ये होता है इफ एल्स। और जो जैसे कंसोल डॉट हम क्या लिखते थे सी में और जावा में, हम क्या लिखते थे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखते थे यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तब, ठीक है। तो ये होते हैं इस कंडीशनल स्टेटमेंट। देन आता है डेटा टाइप्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा विच यू स्टोर इन वेरिएबल। ये वो डेटा टाइप को स्टोर कराता है, मतलब जो भी हमें कोई भी अपना टाइप से स्टोर कराना है डेटा का, तो वो किसके अंदर होगा, किसी वेरिएबल को हमें स्टोर कराना है, तो हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, किसी भी एक अदर वेरिएबल्स के अंदर। तो हम डेटा टाइप्स देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव कौन से होते हैं, प्रीमिटिव बेसिक्स होते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें प्रीमिटिव हमारे जो होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं। ये इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार वैल्यू स्टोर करा दी तो करा दी, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इम्यूट हो गई है। और ये हम डायरेक्टली स्टोर करा सकते हैं, कौन कौन से, जैसे सपोज स्ट्रिंग, हमने लेट लिया, हम ऐसे स्टोर कराते हैं, अभी हमने पढ़ा जैसे हम इंट में या स्ट्रिंग में स्टोर कराते थे, ऐसे हम लेट में कराते हैं। तो लेट नेम इक्वल्स टू प्रतिभा, तो हमने स्ट्रिंग के अंदर प्रतिभा, हमें पता है स्ट्रिंग के अंदर हमेशा किस में आता है, कॉट्स के अंदर आता है, डबल कॉट्स के। ऐसे ही नंबर, नंबर लेट एज इक्वल्स टू 25, बुलियन में क्या होगा, ये क्या है, ये नंबर है ना जो हमने स्टोर कराया है, तो ये, और यहाँ पे क्या था, एक स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग है और ये नंबर है। बुलियन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होते हैं। लेट इज अडल्ट ट्रू, अगर ट्रू है तो ये कंडीशन है, ठीक है। नल, नल का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, अब्सेंस है उस वैल्यू की, तो हम कैसे लिखते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू नल, यानी कि वाई की कोई वैल्यू नहीं है, अब्सेंस है वैल्यू की, ठीक है। फिर सेकंड आता है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं, ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, ये होता है नॉन प्रीमिटिव। सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में ऑब्जेक्ट्स को। तो क्या हुआ, लेट पर्सन इक्वल्स टू, तो ये क्या है, ये की है नेम, और ये क्या है, इसकी वैल्यू है, ये भी की है, ये इसकी वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ये कलेक्शन होगा की वैल्यू पेयर्स का, कौन, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इसमें डेटा स्टोर होगा वो की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर यहाँ पे नेम है तो ये क्या है, ये की है, और जो हम इसमें स्टोर करा रहे हैं वो क्या है, वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्ट, की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करना। देन आती है एरे। एरे क्या होता है, यूज टू स्टोर ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। एरे को हम इसलिए यूज़ करते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर, इसमें हम की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर नहीं करते, डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं। जैसे लेट कलर्स, हमें मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड कराने हैं, लिस्ट प्रोवाइड करानी है एक पूरी, तो हम कैसे करेंगे, रेड किसके अंदर लिखेंगे, डबल कॉट्स के, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ये सब हम इसके अंदर लिखेंगे। तो ये होता है एरो, यानी कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। देखो वैल्यूज़ की लिस्ट है ना, ये वाली वैल्यूज़ होती है ना, तो इसमें पूरी इसकी लिस्ट है वैल्यूज़ की। फिर आता है फंक्शन, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है फंक्शन भी। ये क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, फंक्शन, ये फंक्शन है, इधर जो भी फंक्शन होगा उसका नाम लिखेंगे। सपोज ग्रेड क्या है, फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, रिटर्न हेलो। जब ये फंक्शन चले, कॉल हो, तो वो क्या प्रिंट कर, रिटर्न करे, हेलो रिटर्न करे, तो क्या प्रिंट होगा, क्या शो होगा हमें स्क्रीन पे, हेलो,
ठीक है, जब भी क्या होगा, जब फंक्शन ग्रीट कॉल होगा तभी। हम जावास्क्रिप्ट फर्स्ट मतलब जो हमारा टॉपिक है, हमने क्या पार्ट कंप्लीट किया, अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया, जावास्क्रिप्ट का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, देन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं। इन जावास्क्रिप्ट ए फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड। क्या होते हैं, अभी हमने देखा, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। इट रन्स ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड, यानी कि इन्वोक्ड। ये कब रन होते हैं, जब हम फंक्शन को कब रन होते हैं, जब वो कॉल होते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल से समझा था फंक्शन को। फंक्शन कब कॉल होगा, सपोज ये वाला फंक्शन है ग्रीट, तो ये तब कॉल होगा जब हम इसको कॉल करेंगे तभी ये रन होगा, अदरवाइज़ ये रन नहीं होगा। तो ये फंक्शन की वर्किंग होती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए फंक्शन इज़ लाइक ए स्मॉल मशीन, यू गिव इट इनपुट, इट डज सम वर्क एंड गिव्स यू आउटपुट। एक फंक्शन को हम एक तरह से मशीन की तरह समझ सकते हैं। मशीन क्या करती है, हमें मशीन को इनपुट देना है, हमने इनपुट दिया, अब वो कुछ वर्क करेगी मशीन, जो भी हमने उसको वर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमें वो क्या प्रोवाइड करेगी, आउटपुट। तो ये हमारा जो फंक्शन होता है वो भी ऐसे ही होता है, हमें क्या करना है, उसको इनपुट देना है, और जब भी हम उसको कॉल करेंगे तब वो हमें आउटपुट देगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें उसको कॉल करना होगा, तभी वो क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। देन वाई वी यूज़ फंक्शंस, हम फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि रीयूजेबिलिटी। हम अपने कोड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने एक बार फंक्शन बना दिया, अब हमें उसे 2 बार कॉल करने की नीड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा कोड रिड्यूस हो रहा है। तो राइट ए पीस ऑफ कोड वंस एंड यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स। हम उसको एक बार लिख सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, रीयूजेबिलिटी। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने कोड को ऐसे ब्रेक करते हैं, मतलब स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं, ताकि वो हम उसको मैनेज कर सके ईजीली। तो वो क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेनेबिलिटी क्या होता है कि हमें इसको अपडेट करना और इसमें से डीबग को देखना, वो क्या होता है, हमारे लिए ईजी होता है, यानी कि ईजीली हम इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम फंक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके या फिर ये इसके अंदर क्या भी लिख सकते हैं, टाइप्स भी हैं फंक्शंस के। तो टाइप्स में या फिर हमें कैसे क्रिएट करते हैं वो ये हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जैसे हम क्रिएट करते हैं वो हम करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से। और फर्स्ट टाइप भी हम ये, इसमें टाइप्स भी हो सकते हैं, ये टाइप्स भी हैं। तो टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। हम क्या करेंगे, हमें डिक्लेयर करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर। सिंपल जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाला करते हैं। हमने क्या किया, फंक्शन का नेम और ये लिखा, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, console.log और हेलो वर्ल्ड, ये हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, यू डिफाइन ए फंक्शन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड। हमने फंक्शन कीवर्ड से उसको डिफाइन करा, उस गिव इट ए नेम, उसको एक नेम दिया, ये एक नेम है। एंड राइट द स्टेप्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, और जो अभी हमें प्रिंट कराना है वो स्टेप्स हमने इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लिए। ये हमारा सिंपल हो गया डिक्लेरेशन। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम जो हमारा फंक्शन है ना, उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, ये क्या है, कॉन्स्ट ग्रीट, ये क्या है, एक वेरिएबल है। हमने इसके अंदर जो भी हमारा फंक्शन था वो स्टोर कराया, बाकी वर्किंग सेम है हमारी। देखो console.log हेलो वर्ल्ड, लेकिन ये वाला जो फंक्शन था ये हमने किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, कॉन्स्ट ग्रीट में। अगर हम इसके सामने इक्वल्स टू लगा के लिख दे कॉन्स्ट ग्रीट, या फिर कोई और वेरिएबल लिख दे, कॉन्स्टेंट A B C, जो भी लिखना है वो लिख दे, तो वो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन हो गया। अब हमने एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, ये एक एक्सप्रेशन है, कॉन्स्ट ग्रीट इक्वल्स टू फंक्शन। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। हमने सेम फंक्शन है, सिंपल है, console.log इसमें भी आ रहा, कंसोल डॉट फंक्शन ग्रीट, ये सिंपल लिखा था डिक्लेयर करके, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेशन बना दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। 2 स्टेप्स हो गए। देन थर्ड स्टेप आता है फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब जो हमने अभी क्या करा था, फंक्शन ग्रीट था हमारा, तो हमने इसके अंदर इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं ना। हमने इसमें कोई पैरामीटर्स दिए थे जब हमने कॉल किया था, ना हमने इसमें कोई पैरामीटर्स दिए थे। लेकिन थर्ड टाइप ऐसा होता है, अपना कोड इजी बनाने के लिए हम इसमें पैरामीटर भी पास करा देते हैं। सपोज ये देखो, फंक्शन ग्रीट, सेम कोड है, नेम लिखा, console.log हेलो प्लस नेम। हेलो तो वो प्रिंट करे ही करे, लेकिन जो हमने पैरामीटर पास कराया उसको भी प्रिंट करे। लेकिन ये हमें ये भी प्रोवाइड कराना होगा कि हमें क्या प्रिंट कराना है, नेम।
तो ग्रीट लिखेंगे और ये जो नेम है इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो अभी हमें प्रिंट कराना है। सपोज एलिस प्रिंट कराना है तो एलिस लिखेंगे। हमें क्या करना है और इजीली समझ लो, सबसे पहले फंक्शन का नाम, उसके अंदर ये पैरामीटर्स है तो पैरामीटर पास कराना है। अब कंसोल डॉट लॉग हेलो तो प्रिंट कराना ही कराना है, साथ में इसके प्लस नेम भी प्रिंट कराना है। लेकिन अभी हमें नेम भी प्रोवाइड कराना होगा कि क्या नेम प्रिंट कराना है। तो फंक्शन का जो हमने नाम लिखा है उसके अंदर जो अभी हमें प्रिंट कराना है, सपोज एलिस देना है तो हमने इसको एलिस दे दिया, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करा दिया एलिस। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो। हेलो तो इससे प्रिंट करेगा। फिर ये प्लस नेम, नेम के पास जाएगा, नेम कहाँ पे है, ये ना। और फिर ये फंक्शन देखेगा, फंक्शन क्या यूज़ हो रहा है, ग्रीट नेम। अब ये इसके पास जाएगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो एलिस। ठीक है, फंक्शन विद पैरामीटर। देन आता है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज़, मतलब अब ये कोई वैल्यू रिटर्न करे। जब भी हम रिटर्न वर्ड का यूज़ करेंगे इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। देखो फंक्शन ऐड का कोई फंक्शन है और इसके अंदर पैरामीटर क्या है, ए और बी। तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज़ भी देनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पे दी थी ग्रीट एलिस, तो हमने दे दिया ऐड के अंदर ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, जैसे हमने नेम की वैल्यू एलिस दी थी। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ए प्लस बी। अब हमने कंसोल डॉट लॉग की जगह हमने रिटर्न का यूज़ करा और रिटर्न से हमने ए प्लस बी वैल्यू प्रिंट करा ली। तो 5 + 3 क्या आउटपुट आ जाएगा, 8। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, 8। तो ये 4 टाइप्स होते हैं मेनली किसके, फंक्शंस के। देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अभी हमने देखा क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स का एक कलेक्शन होता है जहाँ पे हर वैल्यू को एक ना एक वैल्यू होती है, हर की एक वैल्यू होती है। और हम जो हमारी की है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, की को हम क्या भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी। इसमें क्या होगा, यानी कि हर की एक ना एक वैल्यू होगी। की वैल्यू में हम इसको ऑब्जेक्ट को स्टोर कराते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइक ए रियल लाइफ आइटम। ये एक रियल लाइफ आइटम की तरह होता है। इसके पास प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं यानी कि डेटा होगा, और एक्शंस भी होते हैं यानी कि जो फंक्शंस और मेथड्स होंगे वो। हमें ऐसे समझना है, थिंक ऑफ ए कार, हमें एक कार को थिंक करना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कार की, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका कलर क्या है, उसकी ब्रांड क्या है, उसका मॉडल क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। लेकिन इसके मेथड्स क्या होंगे, मेथड ये होगा कि वो स्टार्ट मेथड, कि वो स्टार्ट करनी है, स्टॉप मेथड, ये इसके मेथड हो गए। प्रॉपर्टीज़ ये हो गई जो हमें शो हो रही हैं, कलर, ब्रांड, मॉडल। मेथड्स क्या हो गए, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड। तो ये सब क्या हो गए, ये मेथड हो गए। अभी हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। इसका पहले सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्स्ट का यूज़ किया, कॉन्स्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट का जो भी नेम हमें देना है वो हम नेम देंगे, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू करली ब्रेसेस। अब इन करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में स्टोर होता है, की वैल्यू में। तो की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3। तो हम ऐसे दे सकते हैं, की क्या है, इसमें कलर है ना, तो कलर क्या प्रोवाइड कराना है, रेड। ब्रांड क्या है, तो यहाँ ब्रांड लिखेंगे, ब्रांड जो भी हमें ब्रांड देनी है वो। मॉडल दे दिया। और उसके बाद मेथड कॉल करने हैं, तो इस जो भी हमें मेथड लिखना है वो मेथड लिखा, मेथड का नेम, और उसके अंदर मेथड को कॉल कर दिया। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। देखो कॉन्स्ट कार है, यहाँ पे कार क्या है, अभी हमने क्या की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर कराना है, की और वैल्यू को किससे सेपरेट करना है, डॉट्स से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रांड लिखा, डॉट्स लगाई, ब्रांड जो भी देनी है वो दी हमने। उसके बाद कलर लिखा, डॉट लगाई यानी कि सेमीकोलन, और क्या लिखा, ये लगा दिया जो भी कलर देना है। स्पीड ये की है, स्पीड के अंदर 120 स्टोर करा दिया। अब हमने क्या लिखा, अब हमें क्या कॉल कराना है, ये तो की वैल्यू हो गई, लेकिन मेथड भी होगा। अब मेथड क्या है, हमने लिखा स्टार्ट क्या हो गया, अभी यहाँ पे एक मेथड हो गया। और फंक्शन क्या प्रिंट करे, कार हैज़ स्टार्टेड। जब ये कॉल हो ये वाला फंक्शन तो ये क्या प्रिंट करे, कार हैज़ स्टार्टेड। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कार क्या है, कार तो एक ऑब्जेक्ट का नेम है ना, हमने अभी पढ़ा था कॉन्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, तो ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे ये ब्रांड, कलर, स्पीड, ये सब क्या हो गए, ब्रांड, कलर और स्पीड क्या हो गए, की वैल्यू हो गई, यानी कि ये की हो गए। और ये जो टोयोटो रेड और 120 है ये क्या हो गए, उनकी वैल्यूज़, देयर वैल्यूज़। लेकिन ये जो स्टार्ट है ये क्या है, ये एक मेथड हो गया। तो हमने ऑब्जेक्ट से भी एक कोड देखा कैसे करना है, अगर एग्जाम्पल में आता है और इजी है हम करके आ सकते हैं, मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और हमने फंक्शन से भी, मल्टीपल फंक्शन से भी एक ही कोड को देख लिया। हमें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे समझ के जाना है कि हम खुद से बना के लिख सकें, इसकी जगह कुछ और वैल्यू भी लिख सकें। ठीक है, अब हमने
इससे फर्स्ट पे जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो हमने ये देखा था हम फंक्शंस को कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने मेनली 4 टाइप्स पढ़े थे, एक फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज़ एंड 2 ये टाइप्स से फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। ऐसे ही हमें ये देखना है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। हम कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट वे होता है किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। इसमें क्या करना है, ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, सेम यही है। ये भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट लिटरल्स का ही एग्जांपल है। हम ये भी लिख के आ सकते हैं। हम ऐसा करेंगे ना कि हमें एक ही एग्जाम्पल को हम रीयूज़ कर सकें। हम मल्टीपल, हम उसी में देख लें कि क्या है, कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, इसी को ही देख लें। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल सेम यहाँ भी लिख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट में फर्स्ट वाला जो है यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो इसमें क्या होगा, लेट पर्सन लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम है, इक्वल्स टू, ये की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कराया, नेम एलिस, एज 30, ग्रेट, और ये फंक्शन कॉल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, क्या प्रिंट करा दिया, हेलो। तो ये क्या होगा, सिंपल है। ऑब्जेक्ट लिटर को यूज़ कर रहे हैं जैसे यहाँ पे भी किया था, सिंपल था ये। लेकिन सेकंड आता है यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट। अब न्यू ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, ये एक अनदर वे होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। तो इसमें क्या होगा, हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। वर्ड यूज़ कराया ना हमने न्यू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखा, लेट के बाद पर्सन लिखा, इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू का यूज़ कर रहे हैं हम। अब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और वो न्यू ऑब्जेक्ट किसका है, इस पर्सन का। यानी कि पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन पर्सन को हम न्यू ऑब्जेक्ट, पर्सन हम ऐसे ना लिख के, हम क्या लिखते हैं, पहले सबसे पहले पर्सन वो लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर की इधर लिखते हैं, वैल्यू इधर, नेम, प्रतिभा, एज 30, ऐसे लिखते जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, इतना सारा जो कोड था, जो ये कोड था, ये इन्होंने रिड्यूस कर दिया। इन्होंने क्या किया, न्यू कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इस कोड को रिड्यूस कर दिया। अब क्या लिख रहे हैं, लेट पर्सन इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। सबसे ये क्या है, लेट लिखा, लेट कीवर्ड है, पर्सन क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, पर्सन, इधर भी की आएंगी, इधर वैल्यू आएंगी, तो हम पर्सन से ऐड करेंगे क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट की क्या वैल्यू है, नेम, इक्वल्स टू प्रतिभा। फिर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डॉट की, दूसरी की क्या है, एज, इक्वल्स टू 30। अगर थर्ड वैल्यू लिखते होती, ऑब्जेक्ट डॉट कलर, इक्वल्स टू जो भी कलर है वो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट जो भी उसकी की है उसके साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम यूज़ कर रहे हैं। तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल होता है, हम इसी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर हमें कहीं क्रिएट भी करना होगा तो हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन हम न्यू ऑब्जेक्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सेकंड पॉइंट है। अब पढ़ते हैं अपना, हमारे 2 पॉइंट देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए। जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया, एंड देन हमारा फंक्शंस की कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, AJAX और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स ही पढ़ लेते हैं और स्टेटमेंट्स, उसके बाद AJAX पढ़ेंगे। तो हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इन JS डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द वेब पेज लोडेड इन द ब्राउज़र। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, जो कि क्या करता है, वेब पेज को लोड करता है अपने ब्राउज़र में। डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की क्या वर्किंग है कि वो इसको रिप्रेजेंट करेगा वेब पेज को और अपने ब्राउज़र में उसको लोड कर लेगा। ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंट JS कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद वेब पेज। देखो, अगर वो लोड ही नहीं होगा वेब पेज तो क्या हम उससे कुछ वर्क कर पाएंगे, नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम बिना डॉक्यूमेंट के जो JS है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा वेब पेज से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट भी होगा कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा वेब पेज से। यानी कि इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो होता है वो वेब पेज खुद होता है जो JS को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या होता है, जो वेब पेज होता है वो इटसेल्फ दैट JS कैन कंट्रोल, वो वेब पेज होता है जिसको JS क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसकी फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, यूजिंग डॉक्यूमेंट JS कैन एक्सेस एंड चेंज HTML डॉक्यूमेंट्स। JS की हेल्प से जो वेब पे जो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम जो JS जो है वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और चेंज कर सकता है HTML के एलिमेंट्स को। जैसे हम इसको एग्जांपल से लिखते हैं, हम ये लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है,
ये क्या करेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है ये उस HTML एलिमेंट को फाइंड करेगा जिसकी आईडी डेमो है, ठीक है, विद आईडी डेमो। ये क्या कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है उसको गेट कर रहा है। और क्या है, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट HTML एलिमेंट को फाइंड करेगा जिसकी आईडी क्या है, डेमो है। हम आईडी लिखते हैं ना HTML एलिमेंट में, तो वो ये उसको फाइंड करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, तो ये क्या करेगा, इट फाइंड्स द HTML एलिमेंट विद आईडी डेमो, तो ये उसको फाइंड कर लेगा, ठीक है। हम इसकी हेल्प से अपने स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये ही आईडी है, हमने HTML प्रोवाइड करा दी, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेमो आईडी की स्टाइल के कलर चेंज करना, यानी कि इसका कलर चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले HTML फाइल में जाते हैं, अभी हम इसको कोड लिख रहे हैं JS का, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, अभी हम HTML फाइल में जाते, उसका स्टाइल चेंज करते, या फिर CSS की फ़ाइल में जाते, उसमें स्टाइल चेंज करते। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट JS की फ़ाइल में ही चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, सेम वही है। हम सबसे पहले किस पे गए, हम सर्च कर रहे हैं किसके अंदर, जहाँ पे भी डेमो हमारा क्या है, आईडी है, ठीक है। अब आईडी के बाद हम क्या करेंगे, डॉट स्टाइल, हमें स्टाइल करना है क्योंकि, तो डॉट स्टाइल डॉट, अब हमें क्या चेंज करना है, कलर, तो कलर क्या करना है, कलर इक्वल्स टू रेड, जो भी उसका कलर होगा उससे, ये किस में कलर, सपोज उसका कलर ब्लैक हुआ तो इसमें किस चीज़ का कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये लिखना है उसको एक्सेस करने के लिए, ये सिर्फ एक्सेस करने के लिए। JS कैन एक्सेस एंड चेंज HTML, ये क्या कर रहा है, ये इतना कोड एक्सेस कर रहा है, तो इतने कोड से हम एक्सेस कर रहे हैं। अब हमें इसका स्टाइल चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स था। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज़, इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और कमेंट्स भी होते हैं किसके अंदर, स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, जो भी लाइन ऑफ कोड है वो क्या है, इसके लिए स्टेटमेंट है, चाहे वो ऑपरेटर्स हो, वैल्यूज़ हो, एक्सप्रेशंस हो या कीवर्ड्स हो। जैसे लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसमें भी क्या है, ये लाइन ऑफ कोड है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया। x इक्वल्स टू 5, ये स्टेटमेंट 2 हो गया। y इक्वल्स टू 6, स्टेटमेंट 3। जो भी लाइन ऑफ कोड होंगे वो क्या है, स्टेटमेंट है। वो क्या भी हो सकते हैं, वो ऑपरेटर भी हो सकते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, वो कोई कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, और कोई एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट होते हैं। देन आता है AJX, कि AJX क्या होता है, तो हम AJX देखते हैं, AJX क्या होता है। AJX की जो सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या होती है, AJX की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। देखो अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, तो ये क्या होते हैं, क्या होगा, एसिंक्रोनस वो होता है जो हमारा कोड जो है उसको लाइन बाय लाइन ना लेके वो क्या करे, हमें एक आउटपुट ऐसा प्रोवाइड करे, मैंने लिखा भी है ताकि जब हम डिवाइस करें तो। एसिंक्रोनस वो होता है, ये क्या करता है, ये टास्क जो है इसमें वेट नहीं करते एक दूसरे का। अगर एक टास्क आ रहा है, एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसी टाइम पे दूसरा टास्क भी एग्जीक्यूट हो सकता है। वो ऐसा वेट नहीं करेगा कि पहले पहला टास्क एग्जीक्यूट हो तब भी दूसरा टास्क एग्जीक्यूट हो। द नेक्स्ट टास्क कैन स्टार्ट इवन इफ द प्रीवियस वन इज स्टिल, अभी समझाया। नेक्स्ट टास्क भी आ सकता है, अगर प्रीवियस रनिंग स्टेट में है तो दूसरा टास्क भी आ सकता है एसिंक्रोनस के अंदर। लेकिन सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या था, सिंक्रोनस के अंदर एक टास्क लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता था, यानी कि पहले एक टास्क एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, फिर जब ये फिनिश हो जाएगा देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, तो सीरीज में वर्क होता था। जब तक पहले वाला कंप्लीट ना हो जाए तब तक नेक्स्ट वन टास्क एग्जीक्यूट नहीं होता था, उसको वेट करना होता था। तो क्या है, AJX क्या है, एक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, यानी कि इसमें क्या होगा, टास्क को हम मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं AJX के अंदर, ठीक है। हम क्या करा सकते हैं, मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे समझते हैं कि हमें बिना रिफ़्रेश करें हमें अपने पेज को क्या करना है, अपडेट करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जब हमने इंस्टाग्राम ओपन किया और इंस्टाग्राम पे देखा, हमें एक पोस्ट पसंद आई, तो हमने क्या किया, उस पोस्ट को उसको लाइक कर दिया और उस पर एक मैसेज सेंड कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपने देखा होगा, जैसे ही हम लाइक करते हैं तुरंत वो अपडेट कर देता है बिना रिफ़्रेश करें, हमें उसे रिफ़्रेश करने की भी नीड नहीं है, वो तुरंत लाइक सेंड कर देगा और तुरंत लाइक कर देगा। तो ये क्या हो रहा है, बिना रिलोड करे पेज को, और हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपडेट कर रहा है, डायरेक्टली उसको चेंज कर रहा है इंस्टेंटली।
ठीक है, विदाउट रिलोडिंग द पेज। तो ये क्या होगा, ये एक एग्जांपल है AJAX का। इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, AJAX यूज़ किया है। जब हम इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कोई भी पोस्ट लाइक करते हैं तो उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, AJAX। ये जो हुआ है किसकी हेल्प से हुआ है, AJAX की हेल्प से हुआ है। ठीक है, क्योंकि AJAX का मतलब ही यही है कि हम मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करें बिना पेज को रिलोड किए हुए। ठीक है, यानी कि विदाउट रिफ्रेशिंग। तो इट इज़ ए टेक्निक यूज्ड इन JS टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम ए सर्वर विदाउट रिलोडिंग द एंटायर पेज। तो एक ऐसी टेक्निक है जो कि JS में यूज़ हुई है, जो हमें रिसीव करना है अगर डेटा को या सेंड करना है डेटा को फ्रॉम ए सर्वर, ठीक है, बिना पेज को रिलोड किए हुए। तो वो किसकी हेल्प से हो सकता है, AJAX की हेल्प से। तो AJAX ये करता है। लेकिन अब हमने समझ तो लिया AJAX होता क्या है, लेकिन अभी हमें देखना है हाउ AJAX वर्क, AJAX वर्क कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमें इवेंट अगर करना होगा, यानी कि जैसे हम इंस्टाग्राम पे पेज को लाइक कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हमें वो करना होगा। तो हमने क्या किया, इवेंट अकर किया। अब क्या होगा, जैसे ही इवेंट अकर हुआ फर्स्ट स्टेप में, जावा स्क्रिप्ट जो है उसका एक XML HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये उसी क्रिएट करेगी। कौन क्रिएट करेगी, JS क्रिएट करेगी। JS ने क्रिएट कर दिया सेकेंड स्टेप में। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाएगी। ठीक है, अभी मैं डायग्राम से भी समझाऊंगी, लेकिन पहले समझो, सबसे पहले इवेंट होगा। अब JS एक XML HTTP रिक्वेस्ट को क्रिएट करेगा, और ये जो रिक्वेस्ट है ये किस पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी। सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और इसको किसकी फॉर्म में, या तो XML की फॉर्म में या JSON की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में वापस से सेंड कर देगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद 4 स्टेप हो गए। 5th स्टेप, अब ये जो JS है उस वेब पेज को अपडेट करेगा जो न्यू डेटा हमने किया है बिना उसे रिलोड किए हुए। एग्जाम्पल समझा, सबसे पहले हमें इवेंट अगर करना है, इवेंट अगर हुआ तो जावा स्क्रिप्ट उसको XML HTTP रिक्वेस्ट में क्रिएट कर देगा, और वो जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाएगी। देन सर्वर इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और सेंड कर देगा वापस से उसको किसकी फॉर्म में, XML की फॉर्म में। अब ये जो JS को वेब पेज को क्या करेगा, अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद बिना रिलोड किए हुए इसको न्यू डेटा को प्रोवाइड करा देगा। जैसे हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये वेब एप्लीकेशन है। अब हमें कोई भी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं AJAX से। HTTP रिक्वेस्ट किसके, सबसे पहले हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म किया, ठीक है, एक्शन लिया। अब ये जो AJAX है वो क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेब सर्वर को। वेब सर्वर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको XML या फिर क्या, JSON की फाइल में वापस से सेंड बैक कर देगा। अब सेंड बैक करने के बाद क्या होगा, जो हमारा कोड है वो लाइन ऑफ कोड जो है हमारा वो क्या होगा, डायनामिकली, यानी कि बिना रिलोड हुए अपडेट कर देगा वेब एप्लीकेशन पे। तो हम ये एग्जांपल से लिख के आ सकते हैं। ये मेन जो मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं ये वही शो कर रहे हैं इस डायग्राम को। तो हम ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। और ये देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझते हैं एक और डायग्राम से। सेम यही डायग्राम है, मतलब एक्सप्लेनेशन सेम वही है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वही पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक इवेंट अकर होगा, वो क्या करेगा, XML HTTP रिक्वेस्ट को क्रिएट करेगा और उस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। ठीक है, 2 स्टेप एक साथ मिक्स हो गए। इवेंट अकर हो रहा है, XML HTTP रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, वो किस पे जा रही है, इंटरनेट पे। अब थर्ड स्टेप में क्या था, सेंड टू द सर्वर। अब सर्वर पे सेंड हो रहा है तो वो किसने वर्क कर दिया, इंटरनेट ने। तो फिर 4th स्टेप में क्या था, अब सर्वर उसे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, इस स्टेप में 2 स्टेप यहाँ तक हो गए, 3rd स्टेप ये आ गया इंटरनेट वाला। ठीक है, 4th में क्या होगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट होगी, क्रिएट अ रेस्पॉन्स एंड सेंड बैक टू द ब्राउजर। 5th स्टेप के अकॉर्डिंग, 4th 5th स्टेप के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोसेस को रिक्वेस्ट करना है और उसको वापस से सेंड बैक करना है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के थ्रू हमने सेंड कर दिया। अब वो क्या होगी, उस पेज को हम अपलोड कर देंगे ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ये मेन वही स्टेप्स हैं जो हम लिख के आ सकते हैं। मेनली आपको 5 स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। ये भी 5 स्टेप्स का मिक्सर है, तो हम अपने पास से बना बना के लिख के आ सकते हैं अगर हम वो 5 स्टेप समझ लें तो। अब इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, हमें फर्स्ट एडवांटेज है कि हमें पेज को रिलोड नहीं करना पड़ रहा। सेकंड एडवांटेज है, ये क्या कर रहा है, ये सर्वर का लोड को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि जब उसे रिलोड ही नहीं करना होगा तो उसके पास क्या नहीं होगा, पेंडिंग टास्क नहीं होंगे, तो वो क्या नहीं करेगा, उसको सर्वर पर लोड ही नहीं पड़ेगा कोई। तो फास्टर एंड स्मूथर यूज़र एक्सपीरियंस, और जो यूज़र का एक्सपीरियंस है इस पर फास्टर और स्मूथर है।
ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर लिया। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जेएस क्या होता है? सिंक्रोनस जेएस क्या होता है? टास्क को एग्जीक्यूट करता है वन आफ्टर अनदर, और जो इसमें जो नेक्स्ट टास्क है वो वेट करता है जब तक प्रीवियस वन फिनिश नहीं हो जाता। ऐसे एसिंक्रोनस इसका अपोजिट है, इसमें टास्क को वेट नहीं करना है एक दूसरे का, और जो नेक्स्ट टास्क है वो स्टार्ट हो सकता है अगर प्रीवियस वन अभी भी रनिंग में है तब भी। ठीक है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस 2 मार्क्स में आ सकता है, इसीलिए अलग से लिखा है। ठीक है, देन आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? तो नेटवर्किंग मीन्स कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज विद ईच अदर। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग का सिंपल मीनिंग ये है कि हम एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। जैसे ये मैं एग्जांपल डायग्राम से भी समझाया है। इंटरनेट है, इंटरनेट से हम लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं और टैबलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये पूरा एक नेटवर्किंग हो गया। हमने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया, ठीक है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं। वही लिखा है, कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस सो दैट दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, सर्विसेज को। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वैन योर फोन कनेक्ट्स टू वाईफाई इट्स पार्ट ऑफ नेटवर्क। जब हमारा वाईफाई किससे कनेक्ट होता है? हमारा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो भी एक नेटवर्किंग का पार्ट है, क्योंकि हम इसके थ्रू भी क्या कर रहे हैं? रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग, कि इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होता है। ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट का। देखो यहाँ पे हमने देखा सेकंड टॉपिक क्या था, नेटवर्किंग पढ़ लिया हमने। नेटवर्किंग क्या होता है, अब स्टार्ट करना है इंटरनेट एड्रेसिंग से। तो इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होता है वो देखते हैं। इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होता है? ये एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है हमारे डिवाइसेस को। सपोज़ हमारी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो ये क्या करेगा? इंटरनेट एड्रेसिंग वो जो डिवाइसेस हैं उनको एक यूनिक नंबर असाइन करेगा, ताकि जो हमारा डेटा है वो एक करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। सपोज़ हमने डेटा असाइन किया और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो ना पता हो, तो ये क्या करेगा? ये उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। आईनेट एड्रेसिंग, इंटरनेट एड्रेसिंग, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर देगा? उसको एक यूनिक नंबर असाइन कर देगा। ठीक है, इंटरनेट एड्रेसिंग मीन्स गिविंग ए यूनिक एड्रेस टू एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट और नेटवर्क। ये क्या करता है? एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है हर डिवाइसेस को जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं, ताकि जो हमारा डेटा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। जस्ट लाइक ए होम एड्रेस हैव्स द पोस्ट ऑफिस डिलीवर ए लेटर। जैसे हमारा एक होम एड्रेस है वो हेल्प करता है कि जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस का लेटर है वो हमारे पास तक आ सके, तो ऐसे ही आईनेट एड्रेसिंग होता है सिस्टम्स में, जो एक एड्रेस स्टोर करके रखता है। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग कितने टाइप्स की होती हैं? तो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 वर्जन्स होते हैं, IPv4 और IPv6। तो IPv4 क्या होता है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। ये 32 बिट एड्रेस स्टोर करता है और ये 128 बिट एड्रेस स्टोर करता है। ये वर्जन 4 है, ये ओल्डर वर्जन है और ये न्यू वर्जन है। ये 32 बिट का डेटा स्टोर कर रहा है, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, और ये 128 बिट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये जो होता है ये 4 नंबर्स में लिखा होता है, यानी कि 4 नंबर्स होंगे, और जो कि सेमी कॉलन यानी कि डॉट्स से क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे कॉलन से। तो देखो 192 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो 4 नंबर है और जो कि डॉट से सेपरेटेड है, डॉट से सेपरेटेड होंगे। ईच नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 to 255। जो भी नंबर्स हैं वो इतनी रेंज से इतने तक होंगे, इससे बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे। देखो 0 से बड़े हैं नंबर्स और 255 से छोटे हैं। तो IPv4 क्या है? ये ओल्डर वर्जन है, वर्जन 4 है। इसकी 32 बिट एड्रेस होता है, ये 32 बिट एड्रेस यूज़ करता है, और इसके अंदर 4 नंबर्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं डॉट से, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है। ये इसका एग्जांपल है। IPv6 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ये न्यू वर्जन है और ये 128 बिट का होता है। इसके अंदर जैसे 4 नंबर्स थे, इसके अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं हेक्साडेसिमल के, यानी कि 8 ग्रुप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होंगे, और वो किससे होंगे? वो भी सेपरेट होंगे कॉलन से। जैसे ये हैं, जैसे ये 4 नंबर्स हैं, ये कितने होंगे? 8।
देन हमारा आता है सेकंड टॉपिक इसका आईनेट एड्रेस। आईनेट एड्रेस क्या होता है, ये एक क्लास होती है इंटरनेट एड्रेसिंग की, ठीक है। क्या होती है, क्लास होती है। द जावा डॉट आई नोट java.net.inode एड्रेस क्लास प्रोवाइड मैथ टू गेट द IP ऑफ एनी होस्ट नेम। ये क्या करता है, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा होस्ट है उसकी IP को हमें प्रोवाइड करा सके। तो ये क्या करता है, ये उस डेटा को स्टोर करता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं या उसका जो IP है उसकी होस्ट नेम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। द IP एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट और 128 बिट। जो हमारा IP एड्रेस है वो 32 बिट में रिप्रेजेंट होता है या 128 बिट में रिप्रेजेंट होता है। The INET address can handle both IPv4 and IPv6 एड्रेस। INET एड्रेस जो है वो दोनों को स्टोर हैंडल कर सकता है, IPv4 को भी और IPv6 एड्रेस को भी। इन सिंपल वर्ड्स INET एड्रेस इज ए जावा क्लास। ये एक जावा क्लास होती है जो कि क्या प्रोवाइड कराती है, मेथड्स प्रोवाइड कराती है ताकि हम जो IP एड्रेस है उसका IP एड्रेस गेट कर सकें और किसी भी डिवाइस को जो भी कनेक्टेड है उसको होस्ट नेम प्रोवाइड करा सकें। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, import java.net.inet एड्रेस। ये क्या होगा, इसकी हेल्प से हमने जो भी क्लास थी वो इंपोर्ट करा दी। किसकी क्लास, inet एड्रेस की क्लास, वो हमने क्या करा ली, इंपोर्ट करा ली। अब हमने क्लास क्या बिल्ड करी, x। अब ये क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिंपल जावा का कोड है, मेथड है ये। तो अब हम क्या करेंगे, inet एड्रेस id इक्वल्स टू inet एड्रेस डॉट, हमें क्या चाहिए, उसको लोकल होस्ट लेना है तो हम क्या करेंगे, गेट लोकल होस्ट, ठीक है। ऐसे ही inet एड्रेस id इक्वल्स टू inet एड्रेस डॉट गेट बाय नेम और नोड 2 दे दी। हमें क्या चाहिए, जिस जो भी डिवाइस कनेक्टेड है जिसका नोड 2 है उस नोड 2 का हमें क्या मिल जाए, नेम प्रोवाइड हो जाए और उस लोकल होस्ट का डेटा प्रोवाइड हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये उसका हमें प्रोवाइड करा देगा इंफॉर्मेशन। देन आती है हमारा फैक्ट्री मेथड। तो हमने ये देखा inet एड्रेस हमें हेल्प कर रहा था कि हम क्या करें, ये एक जावा की क्लास थी और ये जावा की क्लास हमें हेल्प कर रही थी कि हम किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस गेट कर सकें। और IP एड्रेस सबका यूनिक होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसकी हेल्प से हम डिवाइसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देन आता है फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड क्या होता है, द फैक्ट्री मेथड इज़ ए मेथड दैट क्रिएट्स एंड रिटर्न्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। ये फैक्ट्री मेथड क्या करता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो रिटर्न करता है और क्रिएट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लासेस को। यानी कि मेनली ये किस पे वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लासेस पे वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स पे वर्क ना करके। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द न्यू कीवर्ड डायरेक्टली वी कॉल ए मेथड फैक्ट्री दैट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है, हम न्यू कीवर्ड को डायरेक्टली यूज़ करने की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं। कौन सा मेथड को, फैक्ट्री मेथड को, जो कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट। वो क्या रिटर्न करेगा, अगर हमने एक फैक्ट्री मेथड कॉल कर भी दिया तो वो हमेशा हमें क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी हम इसकी वर्किंग देखेंगे और डिटेल में समझेंगे क्या होता है। ऐसे हम पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लिया, हम एक पिज़्ज़ा की शॉप पे गए, ठीक है। अब वो शॉप वाला क्या कर रहा है, हम ना तो पिज़्ज़ा को क्या कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, ना तो पिज़्ज़ा को बना रहे हैं। हम कौन होगा, यानी कि क्लाइंट पिज़्ज़ा को बना नहीं रहा है, ना उसको वो क्या कर रहा है, वो उसका प्रोसेस देख रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसको ऑडियो जस्ट ऑर्डर बाय नेम, हम उसको नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें ऑनियन पिज़्ज़ा चाहिए या जो चाहिए, हम उसको उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, नेम के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर कर रहे हैं। और जो फैक्ट्री है यानी कि किचन है, वो क्या कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है और हमें पिज़्ज़ा प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि क्लाइंट को नहीं पता कि उसे कैसे वर्क हुआ, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कैसे क्या हुआ। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ उस फैक्ट्री मेथड को कॉल कर रहा है और वो डायरेक्टली हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जैसे हमें पिज़्ज़ा यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग द फैक्ट्री मेथड क्रिएट्स एंड गिव्स यू द ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फैक्ट्री मेथड क्रिएट करेगा और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। वाई यूज़ फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री मेथड का हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर इसके एडवांटेजेस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो क्यों यूज़ करते हैं। टू हाइड ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक। ये क्या कर रहा है, अभी हमने समझा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लॉजिक को हाइड कर रहा है। सिंपली बस हम कॉल कर रहे हैं, वो हमें रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब हमें नहीं पता वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसने क्या हाइड कर दिया, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लॉजिक को इसने हाइड कर दिया।
टू मेक कोड ईजियर टू मेंटेन एंड एक्सटेंड, इसने क्या कर दिया, कोड को ईजियर बना दिया ताकि हम उसको ईजीली मेंटेन कर सकते हैं और यूज़ कर सकें। इट प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, ये प्रमोट कर रहा है कोड की रीयूजेबिलिटी को और इम्प्रूव कर रहा है उसकी मेंटेनेबिलिटी को। तो हमने फैक्टी मेथड देखा क्या कर रहा है, हमें सिर्फ रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट और हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं एक मेथड को, फैक्टी मेथड, और हमेशा वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मेनली 5 फैक्टी मेथड्स होते हैं आईनेट एड्रेसेस में। तो फर्स्ट देखते हैं, ये तो हम यूज़ करेंगे, इतना तो सेम ही है आईनेट एड्रेस, तो यहाँ तक सेम हो गया। अब ये क्या कर रहा है, गेट लोकल होस्ट, अगर हम गेट लोकल होस्ट कॉल कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या रिटर्न करके दे रहा है, हमें होस्ट का नेम। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, होस्ट का नेम। देन आईनेट एड्रेस, अब हम क्या कर रहे हैं, गेट बाय नेम, गेट बाय नेम से ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स द इंस्टेंस ऑफ आईनेट एड्रेस कंटेनिंग आईपी एंड होस्ट नेम, जो भी आईपी है और होस्ट नेम है उसको कंटेन कर रहा है, उसकी आईपी और उसका होस्ट नेम क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। कौन, गेट बाय नेम, और गेट लोकल होस्ट हमें क्या कर रहा है, लोकल होस्ट का नेम प्रोवाइड करा रहा है। गेट ऑल बाय नेम, यहाँ पे बाय नेम था और यहाँ पे गेट ऑल बाय नेम है, तो ऑल बाय नेम में मतलब ये है, ये हमें एरे प्रिंट कराएगा, ऑल का मतलब सारे जितने भी हैं, तो क्या करेगा, ये हमें एरे प्रोवाइड कराएगा आईनेट एड्रेस क्लास की, जिसके अंदर भी क्या स्टोर होगा, नेम स्टोर होगा। गेट बाय एड्रेस, गेट बाय एड्रेस हमें उसका एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि उसका क्या पोर्ट नंबर है वो सभी क्या कौन प्रोवाइड कराएगा, गेट बाय एड्रेस। और बाइट आईपी एड्रेस, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, उसका बाइट में आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। तो ये मेनली 5 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, गेट लोकल होस्ट, गेट बाय नेम, गेट ऑल बाय नेम, गेट बाय एड्रेस और आईपी एड्रेस। ईजी है लर्न रखने के लिए भी हम लिख के आ सकते हैं। ये मेनली 5 क्या होते हैं, हमारे फैक्टी मेथड होते हैं। देन आता है इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। हम इंस्टेंस मेथड को किसके हेल्प से कॉल करते हैं, क्लास की हेल्प से कॉल नहीं करते, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अगर हमने ऑब्जेक्ट का नेम कॉल कर दिया तो हमारा इंस्टेंस मेथड कॉल हो जाएगा, नॉट डायरेक्टली थ्रू द क्लास, हम इसको क्लास के थ्रू कॉल नहीं करते हैं। These methods perform actions और provide information related to that specific object। ये जो मेथड होते हैं ये एक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं किसके किस चीज़ की, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उसकी हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे, इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की। क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से ही उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। Instance methods are non-static, so an object must be created before calling them। Instance method non-static होते हैं, तो अगर हमें वो क्या करने हैं, so an object must be created, तो हमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है अगर हमें वो कॉल करने हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कॉल होते हैं। अगर जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तभी वो कॉल होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमेशा ऑब्जेक्ट भी कॉल करने हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की नीड है। अभी हमने देखा क्यों नीड है, क्योंकि ये किस पे वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट पे। जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तभी इंस्टेंस मेथड कॉल होंगे। दे हेल्प्स मैनेज इंडिविजुअल कनेक्शंस, एड्रेस और पैकेट्स, ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने कनेक्शंस को बिल्डअप कर सकें, एड्रेसेस और पैकेट्स को सेंड और रिसीव कर सकें। तो हमने 2 मेथड पढ़े, फैक्टी मेथड और इंस्टेंस मेथड। फैक्टी मेथड क्या था, इसमें 5 मेन फैक्टी मेथड थे। फैक्टी मेथड क्या था, हमें डायरेक्टली रिटर्न कर रहा था क्या, हमारी ऑब्जेक्ट, हम सिर्फ फैक्टी मेथड को कॉल कर रहे थे और वो रिटर्न कर रहा था ऑब्जेक्ट। 5 मेथड थे, गेट लोकल होस्ट, गेट बाय नेम, गेट ऑल बाय नेम, गेट बाय एड्रेस और आईपी एड्रेस। हमने इसको एक पिज़्ज़ा के एग्जांपल से भी समझा था, तो हम वो भी लिख के आ सकते हैं। देन था इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड सेम इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगी, जब तक एक ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक हम उसे नहीं यूज़ कर सकते। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया ऐसे ही हमारा इंस्टेंस मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देन आते हैं सॉकेट की। सॉकेट क्या होता है, सॉकेट एक एंड पॉइंट होता है जो कि अलाउ करता है 2 कंप्यूटर्स को या 2 डिवाइसेस को, जो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। हमने घर में भी देखा होगा, जैसे हमारे घर में स्विचेस होते हैं वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं, वैसे हमारे सॉकेट होते हैं। सॉकेट क्या करते हैं, ये एक एंड पॉइंट होता है जहाँ पे 2 या मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं सॉकेट की हेल्प से। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में सॉकेट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ए सॉकेट कनेक्ट्स एन आईपी एड्रेस विद ए स्पेसिफिक पोर्ट नंबर। सॉकेट क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस को कनेक्ट करेगा एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से। ये एक ऐसे एक्ट करते हैं जैसे एक वर्चुअल प्लग की होता है ना,
जो कि टू मशीन्स को कनेक्ट करता है जब वो डेटा एक्सचेंज करती हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, सॉकेट होता है। तो सॉकेट हम देखते हैं जावा में हम कैसे लिखते हैं, सॉकेट और न्यू सॉकेट से हमने, जैसे हमें इसका सॉकेट चाहिए, इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉकेट एस इक्वल्स टू न्यू सॉकेट, तो google.com और इसका पोर्ट नंबर लिख दिया 80, ठीक है। system.out.println की हेल्प से हमने क्या कर लिया, कनेक्टेड टू, जो भी हमें आईनेट एड्रेस मिले उससे वो कनेक्ट हो जाए, तो +s.get आईनेट एड्रेस, तो ये क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। s.close यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये जो एग्जांपल है ये क्या कर रहा है, एक सॉकेट कनेक्शन क्रिएट कर रहा है गूगल सर्वर का ऑन पोर्ट नंबर 80 पे। पोर्ट नंबर 80 है इस पे और ये गूगल का सर्वर है। ये क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 को गूगल सर्वर से एक सॉकेट कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसको और इसको, ठीक है। क्या कर रहा है, सॉकेट प्रोवाइड करा रहा है ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। सिंपल कोड है, system.out.println, जैसे हम प्रिंट कराते हैं कनेक्टेड टू, ये प्रिंट करेगा और फिर ये जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। ये सॉकेट हो गया। देन आता है टीसीपी और आईपी। हमारी सॉकेट क्या होती हैं, टू टाइप्स हैं, टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट और टीसीपी आईपी सर्वर सॉकेट। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट। टू टाइप्स की होती है, टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट और टीसीपी आईपी सर्वर सॉकेट। तो टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। इट अलाउज अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अनदर डिवाइस ओवर द इंटरनेट यूजिंग द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये भी क्या हेल्प करता है, सॉकेट है, सॉकेट तो बाद में सॉकेट है, तो सॉकेट भी क्या करेंगे, सॉकेट कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से, लेकिन किसकी हेल्प से, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। यानी कि टीसीपी इंश्योर कराएगा कि जो डेटा है वो रिलायबली सेंड हो और जिस ऑर्डर में आया हो उसी ऑर्डर में सेंड हो। टीसीपी का मतलब यही होता है, टीसीपी का मेन एडवांटेज ये होता है कि ऑर्डर को मेंटेन करता है और डेटा को लॉस भी नहीं करता। तो टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट ये हेल्प करेगा कि जो हमारा डेटा है वो क्या हो, रिलायबल हो, इन ऑर्डर में ही सेंड हो और बिना किसी लॉस के सेंड हो। अगर एक बार कनेक्शन बिल्डअप हो जाए क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो क्या होगा, उसके बाद जो डेटा को रिसीवर सेंड करने का प्रोसेस है वो क्या हो, सिर्फ सॉकेट की हेल्प से ही हो। तो ये होता है टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट। अब टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट वर्क कैसे करता है ये देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक सॉकेट को क्रिएट करेंगे, सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले तो सॉकेट ही क्रिएट होना चाहिए अगर हमें टीसीपी आईपी क्लाइंट करना है, तो द क्लाइंट क्रिएट्स अ सॉकेट टू स्टार्ट द कनेक्शन। तो कौन क्रिएट करेगा उसे, सॉकेट के कनेक्शन को क्लाइंट कनेक्ट करेगा। देन आता है कनेक्टिंग टू द सर्वर। कनेक्टिंग टू द सर्वर का क्या मतलब है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्रिएट कर दिया सॉकेट से, अब हम क्या करेंगे, कनेक्टिंग टू द सर्वर। अब हम क्या करेंगे, उसे सर्वर से कनेक्ट करेंगे। अभी क्लाइंट ने सिर्फ सॉकेट क्रिएट किया है, अब हम उसे किससे कनेक्ट करना है, सर्वर से कनेक्ट करना है। तो जो क्लाइंट सॉकेट है वो सर्वर का आईपी एड्रेस यूज़ करेगा और पोर्ट नंबर यूज़ करेगा ताकि वो किससे कनेक्शन बिल्डअप कर सके। क्योंकि अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमें क्या होना चाहिए, हमें दूसरी डिवाइस का या तो हमारे पास एड्रेस होना चाहिए या पोर्ट नंबर होना चाहिए। तो अब क्या करेगा क्लाइंट जो है वो उसे सर्वर से कनेक्ट करने के लिए उसका आईपी एड्रेस होगा या पोर्ट नंबर से उसको क्या कर लेगा, कनेक्शन मेंटेन कर लेगा। अब जब कनेक्शन हो गया तो सेंड होगा डेटा और रिसीव होगा। अगर एक बार कनेक्टेड हो गया तो जो क्लाइंट है वो सेंड करेगा डेटा सर्वर को और रिसीव करेगा वहाँ से रेस्पॉन्सेज, क्योंकि अब क्या होगा, कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें सबसे पहले सॉकेट क्रिएट करना, और सॉकेट को कौन क्रिएट करता है, सॉकेट को क्रिएट करता है क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से उसे कनेक्ट करने के लिए उसका आईपी एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। अब वो कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, डेटा सेंड और रिसीव होगा उसी की हेल्प से, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप होता है, उसके बाद जब हम डेटा को पूरा सेंड कर लेंगे और रिसीव कर लेंगे तो हमें कनेक्शन को भी क्लोज करना होगा। आफ्टर कम्युनिकेशन इज डन द क्लाइंट क्लोजेज द सॉकेट। अब उस सॉकेट को कौन क्लोज करेगा, क्लाइंट, तो अब वो क्लोज हो जाएगा। तो ये होती है वर्किंग किसकी, टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट की। अब हमें सर्वर सॉकेट की साइड भी पढ़नी है कि सर्वर सॉकेट क्या होता है, टीसीपी क्लाइंट। तो सर्वर सॉकेट क्या होता है, इन जावा सर्वर सॉकेट्स आर यूज टू क्रिएट ए सर्वर। क्रिएट क्या कौन कर रहा था, क्रिएट कर रहा था जो हमारा टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट है वो क्या कर रहा था, वो क्रिएट कर रहा था सॉकेट को, लेकिन उसकी हेल्प से फिर उसके बाद वो क्या कर रहा था, आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर रहा था आईपी एड्रेस की हेल्प से। जबकि जो हमारा सर्वर सॉकेट है उसको हम यूज़ करते हैं सर्वर को ही क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से जो भी हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो सकें, क्लाइंट की साइड की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो सकें।
तो उसके बाद क्या होगा, ए सर्वर सॉकेट लिसन्स फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। सर्वर सॉकेट क्या करता है, लिसन करता है रिक्वेस्ट को, किसकी साइड की रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की साइड की रिक्वेस्ट को। और उसके बाद जब रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है तो वो कनेक्शन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है और उसको अलाउ कर देता है कि वो उससे कनेक्शन मेंटेन कर ले। तो ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है जो टीसीपी सर्वर सॉकेट है। इसमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जो सर्वर है वो कनेक्ट हो रहा है क्लाइंट से, ठीक है। जो क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे कनेक्ट होना है, तो क्लाइंट सर्वर उससे कनेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट को। लेकिन अब ये वर्क कैसे हो रहा है वो देखना है। हाउ टीसीपी आईपी सर्वर सॉकेट वर्क, हमने क्लाइंट का देखा, तो हम इसको एक एग्जाम्पल डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, एक सर्वर सॉकेट को क्रिएट करेगा अपने पोर्ट नंबर से, ठीक है। सर्वर ने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया एक सर्वर सॉकेट पोर्ट नंबर से। अब क्या होगा, सर्वर वेट करेगा जब तक क्लाइंट उसके पास क्या नहीं भेज देता, कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, क्योंकि कनेक्शन तो किसके हाथ में, क्लाइंट के हाथ में है। जब तक क्लाइंट उसको कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा तब तक तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में वो वेट कर रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब उसको क्या हो जाएगा, जब क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उसको कम्युनिकेशन को और एक न्यू सॉकेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेगा कनेक्ट होने के, उसको एक्सेप्ट करने के बाद। देन फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो सर्वर है वो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करेगा और उसके बाद जो रिसीव और सेंड, रिसीव कर लिया इसने डेटा, अब उसके बाद उसको क्या कर देगा, डेटा को सेंड कर देगा। यहाँ पे क्या हुआ था, वेट कर रहा था, देन उसको वेट करने के बाद उसको कनेक्शन मिला तो उसने कनेक्शन कर लिया, एक्सेप्ट कर ली। अब उसके बाद उसने सेंड कर दिया वो डेटा वापस से कंप्लीट करने के बाद। एट लास्ट बोथ सॉकेट्स आर क्लोज, जब कम्युनिकेशन हो जाएगा सेम क्लाइंट की तरह सर्वर में भी हमें क्या करना है, सॉकेट्स को क्लोज करना है। तो ये होता है टीसीपी आईपी सर्वर सॉकेट, ठीक है। देन आता है यूआरएल की। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ईच वेब पेज और फाइल ऑन द वेब हैज़ ए यूनिक यूआरएल। जितनी भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं अपने सिस्टम पे या जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं हमेशा उनका यूआरएल होता है। हमने देखा भी होगा कि लिखा हुआ आता है कॉपी यूआरएल। तो जितने भी वेब पेज होते हैं उनका अपना अपना एक कोई यूनिक यूआरएल होता है जो कि यूआरएल बताता है कि जो हमारी पर्टिकुलर रिसोर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पाथ। इसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं यूआरएल के अंदर। कौन कौन से, एक प्रोटोकॉल होगा, एक डोमेन नेम होगा और उसका पाथ होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये कैसे वर्क होता है। एग्जांपल की प्रोटोकॉल क्या होता है, डोमेन नेम और पाथ। ये यूआरएल है, ठीक है। हमने गूगल का एक यूआरएल उठाया, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये क्या है, ये HTTP, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है। देन क्या आता है www.google.com, ये क्या है, ये इसका डोमेन नेम है, ठीक है, डोमेन नेम स्लैश सर्च q.chat, ये क्या हो गया, इसका पाथ है। ये इतना पाथ बताता है कि कहाँ की लोकेशन है। तो ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ये डोमेन नेम हो गया और ये क्या हो गया, ये इसका पाथ हो गया। ये होता है हमारा यूआरएल। अब आता है यूआरएल का कनेक्शंस कैसे करते हैं। तो यूआरएल कनेक्शंस होता क्या है, पहले ये पढ़ते हैं। यूआरएल कनेक्शन से लिंक होता है जावा प्रोग्राम और रिसोर्सेज के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, प्रोग्राम के बीच में और एक रिसोर्स के बीच में। ये अलाउ करेगा प्रोग्राम को कि वो यूआरएल को जो कनेक्शन है उसको मेंटेन कर सके, यानी कि वो वेब रिसोर्सेज पे रीड भी कर सके और राइट भी कर सके अपने डेटा को। यूआरएल कनेक्शन हेल्प करता है उसके लिए कि हम अपने डेटा को रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें। ये एक पार्ट होता है java.net पैकेज का, ठीक है, ये एक पार्ट है। ये सपोर्ट करता है HTTP को भी और जो अदर प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, जैसे FTP हो गई या फिर कोई भी एक फ़ाइल हो गई, ये उनको भी सपोर्ट करता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए URL कनेक्शन अलाउज फॉर बोथ सेंडिंग डेटा टू ए सर्वर एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम इट। ये क्या हेल्प करता है कि हम सर्वर पे अपना डेटा को सेंड भी कर सकें और वहाँ से रिसीव भी कर सकें, यानी कि क्या कर सकें, डेटा को रीड भी कर सकें और डेटा को राइट भी कर सकें। यानी कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, टू वे, ठीक है। ये टू वे कम्युनिकेशन है URL कनेक्शंस। देन हमारा आता है डेटाग्राम। डेटाग्राम क्या होता है, डेटाग्राम एक सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट पैकेट होते हैं। यानी कि क्या होगा, इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके पास कनेक्शन भी नहीं है, ये कनेक्शन
ओरिएंटेड नहीं होता, कनेक्शन लेस होता है। यानी कि क्या हो गया, ये यूडीपी की तरह वर्क करेगा। यानी कि अगर इसके पास कनेक्शन भी नहीं है तब भी ये इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए बिना किसी कनेक्शन के। ये होता है डेटाग्राम। द ऑर्डर ऑफ डेटाग्राम इज़ नॉट गारंटेड, मतलब ये ऑर्डर नहीं है कि डेटाग्राम का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, यानी कि जिस ऑर्डर में आया हो उसी ऑर्डर में वो सेंड रिसीव हो। ऑर्डर चेंज हो सकता है। सपोज 1 पैकेट फर्स्ट पे आया था, सेकंड पैकेट सेकंड पे आया था, तो ऑर्डर स्विच भी हो सकता है। सेकंड पैकेट फर्स्ट पे आ सकता है और फर्स्ट वाला पैकेट सेकंड पे आ सकता है। तो ये होता है डेटाग्राम के अंदर कि डेटाग्राम गारंटी नहीं करता कि जो उसका ऑर्डर है वो उसको सीक्वेंस में प्रोवाइड करा सके। जैसे अभी एक एग्जांपल से समझा, पैकेट के एग्जांपल से, और ये इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कि बिना किसी कनेक्शन की नीड के ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अनलाइक ए फ़ोन कॉल, सेंडिंग ए डेटाग्राम इज़ लाइक सेंडिंग ए पोस्ट कार्ड। जैसे फ़ोन कॉल में तो क्या होता है, कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेटाग्राम में कनेक्शन ही नहीं होगा। अगर हमने एक बार पैकेट सेंड कर दिया तो कर दिया, उसके बाद हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। सेंडिंग ए डेटाग्राम इज़ लाइक सेंडिंग ए पोस्ट कार्ड। हम पोस्ट कार्ड की हेल्प से देखते हैं। यू सेंड इट आउट, हमने वो सेंड कर दिया, एंड इट गेट्स टू द डेस्टिनेशन, और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गया बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के। तो ये होता है क्या, डेटाग्राम। तो यहाँ पे हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के, कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2018-19 में आया था कि हमें रोल बताना है जेएस का टू डेवलप ए वेब पेज। हम अगर वेब पेज को बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें जेएस का क्या रोल है। तो फर्स्ट रोल होता है, जो हमारा जेएस है वो इंटरेक्टिविटी ऐड करता है हमारे कोड के अंदर, यानी कि हमारी वेब पेज के अंदर वो उसको इंटरेक्टिव बनाएगा। देन सेकंड पॉइंट आता है कि वैलिडेट्स फॉर्म डेटा। वैलिडेट्स फॉर्म डेटा का मतलब है कि ये चेक करेगा इनपुट को फॉर्म्स में कि ये सही इनपुट फिल किया है या नहीं किया है। जैसे हम फॉर्म्स बिल्ड करते हैं कि इनपुट योर नेम, इनपुट योर ईमेल, तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है हमारा जेएस की हेल्प से। थर्ड पॉइंट आता है कम्युनिकेट विद सर्वर्स। की कम्युनिकेट विद सर्वर्स क्या होता है, एजेक्स की हेल्प से जेएस जो है वो अपने डेटा को सेंड करता है और रिसीव करता है। ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन विद सर्वर। रिड्यूसेस सर्वर लोड का मतलब ये हो गया कि हमने क्या करा, हम मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सर्वर का लोड है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, क्रिएट्स कर रहा है डायनेमिक कंटेंट को भी। तो ये इसका रोल होता है जेएस का। डिटेल्स में लिखा भी है कि क्या होता है, ऐड करता है इंटरेक्टिविटी को, यानी कि जेएस क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारा जो वेब पेज है वो इंटरेक्टिव हो सके। ठीक है। देन आया था राइट ए जेएस फंक्शन टू चेक ए टेक्स्ट बॉक्स इज़ आइदर एम्प्टी और नॉट। हमें चेक करना है कि अगर एक चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये एम्प्टी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फंक्शन लिखना है सिर्फ हमें। तो हम फंक्शन लिखेंगे चेक टेक्स्ट बॉक्स, हमने ये फंक्शन बनाया। अब हम क्या करेंगे, लेट टेक्स्ट इक्वल्स, हमें वो टेक्स्ट करना है, गेट करना है सबसे पहले। तो हमने अभी पढ़ा था हम कैसे करते हैं, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी वो टेक्स्ट है उसका नाम लिख दिया, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू। अब हमें ट्रिम जो है यहाँ पे, इफ़ टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ट्रिम का क्या मतलब है, अगर स्पेसिस हैं उसमें दोनों तरफ तो वो उसको क्या कर देगा, उन स्पेसिस को रिमूव कर देगा। तो टेक्स्ट डॉट ट्रिम क्या करेगा, इक्वल्स टू अगर वो नल है तो वो चेक करेगा, ये प्रिंट कर देगा कि टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एम्प्टी है। अगर वो नल नहीं है तो वो क्या मैसेज कर देगा कि अलर्ट का मैसेज पॉप कर देगा कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नॉट एम्प्टी है। तो यहाँ पे डॉट ट्रिम क्या यूज़ कर रहा है, रिमूव कर रहा है स्पेसेस दोनों तरफ से, ताकि कोई फॉल्स इनपुट ना आए। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही इनपुट उसको फॉल्स मिल गया तो वो आउटपुट हमें क्या देगा, रॉन्ग देगा। तो इसीलिए डॉट ट्रिम की हेल्प से हम उसके जो स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। देन एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एजेक्स अलोंग विद एप्लीकेशन, मेक ए सूटेबल एग्जाम्पल। एजेक्स कंप्लीट करा दिया है इस यूनिट में। ठीक है, उसका विद एप्लीकेशन कराया और एक एग्जाम्पल के साथ भी कराया, तो ये करके आ सकते हैं। डिज़ाइन ए जेएस प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डे एंड टाइम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, डेट और टाइम क्या कराना है, प्रिंट कराना है। 2021 और 22 का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद आएंगे। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन तो उसी के साथ में ये सॉल्व करा दूंगी। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है वेब टेक्नोलॉजी की। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।